हेलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की क्लास में आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर के बारे में आपको आज पढ़ना है। एक है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं भार वहन संरचना, और दूसरा है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो ये वह संरचना होती हैं जिनका सारा का सारा जो भार है वो जो लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, भार वहन दीवारें होती हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब इन टाइप के स्ट्रक्चर्स में जितना भी जो वेट होता है या जितना भी लोड होता है, वो जो लोड है वो दीवारों के द्वारा फाउंडेशन तक या नींव तक ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की जो दीवारें होती हैं उनको लोड बेयरिंग वॉल्स कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको एक डायग्राम में दिख रहा है जो, तो इसमें जितनी भी दीवारें बनी हुई हैं ये लोड बेयरिंग वॉल्स हैं। और इसके ऊपर देखिए सारा जो लोड है, जो रूफ़ का, जो छत का लोड है और जो ट्रस लगा हुआ है उसका लोड है, वो सारा दीवार पे ट्रांसफ़र किया गया है। और दीवार से वो जो लोड है दीवार पे रखा गया है, और दीवार से जो लोड है वो नीचे फाउंडेशन और फुटिंग तक पहुंच रहा है। इसके बाद देखते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसमें जो नींव होती है वो स्वतंत्र होती है, सबके लिए अलग अलग नींव बनी रहती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। और उसके बाद इस संरचना में जो भी भार होता है वो कॉलम और बीम के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और जो कॉलम जो लोड लेते हैं उनको लोड बेयरिंग या सपोर्टिंग कॉलम बोला जाता है, और जो बीम जिनसे वो सपोर्टेड रहते हैं उनको सपोर्टिंग बीम कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में आप जैसे देख सकते हैं डायग्राम में कि पूरा जो लोड है, जो छत का लोड है, वो कॉलम से बीम के थ्रू ट्रांसफ़र होके और नीचे फुटिंग और फाउंडेशन तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये था अपना फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब आगे देख लेते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला डिफरेंस है कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो संरचना का संपूर्ण लोड है वो जो लोड बेयरिंग वॉल्स हैं उनके द्वारा नींव पर ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, और जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है उसमें यही काम जो उधर पे लोड बेयरिंग वॉल्स करती हैं, वही काम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कॉलम और बीम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि दीवार संरचना का संपूर्ण भार वहन करती है। इसमें जो जो भी दीवारें बनती हैं वही इसका पूरा का पूरा वेट अपने ऊपर लेके रखती हैं, और जबकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो दीवारें हैं वो केवल खुद का भार लेती हैं, ना कि पूरे स्ट्रक्चर का। पूरे स्ट्रक्चर का इससे मेरा मतलब है कि ऊपर जो छत पड़ी हुई है या उसके ऊपर जो ट्रस लगे हुए हैं, उन सब का भार जो है वो कॉलम और बीम लेती है, ना कि दीवार लेती हैं। ठीक है, अब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में दीवार की मोटाई अधिक होने के कारण फर्श का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है, क्योंकि सारा भार जो है वो दीवार को लेना है। तो इसकी वजह से लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड बेयरिंग वॉल्स रहती हैं वो काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो फर्श का एरिया होता है, फ्लोर एरिया जो होता है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जबकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो दीवार की मोटाई है वो कम होती है, क्योंकि दीवार जो है वो सिर्फ अपना वेट ले रही हैं, तो इसलिए उनको मोटा भी अगर नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। इसलिए दीवार की जो मोटाई है वहाँ कम होती है, और इसके कारण जो फर्श का जो क्षेत्र है वो अधिक मिल जाता है। आगे देखते हैं और डिफरेंसेस। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो नींव होती है वो कंटिन्यूस होती है, सतत होती है, एक होती है सभी के लिए। ठीक है, सारी एक नींव बनाई जाती है और उसके ऊपर वॉल्स खड़ी करी जाती हैं जो कि लोड लेती हैं। जबकि जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने पीछे डायग्राम में भी देखा था, उनमें हर एक कॉलम के लिए अलग अलग नींव बनाई जाती है या फाउंडेशन बनाया जाता है, जिससे वो कॉलम जितना भी लोड ले रहा है वो उस पर्टिकुलर फाउंडेशन पे जाके जो लोड है वो नीचे ज़मीन पर ट्रांसफ़र हो सके।
इसके बाद लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है वो उसमें निर्माण कार्य की गति जो है वो कम होती है, क्योंकि अब आपको नीचे से बनाना आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब दीवारें खड़ी होंगी उसी के बाद आप ऊपर का स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, जबकि दूसरे तरफ जो अपना फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि निर्माण का कार्य जो है वो तेज़ी से होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप क्या करते हो, सबसे पहले फाउंडेशन बना के बीम्स और कॉलम्स खड़े कर देते हो, चाहे वो आपको 1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए बनानी हो, 2 स्टोरी के लिए बनानी हो, 3 स्टोरी के लिए बनानी हो, कितनी भी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सबके बीम्स और कॉलम खड़े कर देते हो और उसके बाद अलग अलग फ्लोर में आप अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए उधर पे जो निर्माण का कार्य होता है वो तेज़ी से होता है। इसके बाद आता है लोड बेयरिंग वॉल में, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में योजना को बदलने में स्वतंत्रता कम होती है। अब क्या होता है कि आपको एक बार डिसाइड कर लेना है कि ये दीवार इस जगह बनेगी और तभी वो लोड ले पाएगी पूरा ऊपर के स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए जब बन गया और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये दीवार आपने गलत बना दी है, तो आपके पास वो योजना को बदलने की जो स्वतंत्रता है वो इसमें नहीं रहती है। जबकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ बीम्स और कॉलम बनाए हैं, तो आपको अगर किसी कमरे को आपको हॉल बनाना है तो आपको बीच की दीवार नहीं बनानी है, तो आप नहीं बनाएंगे और आगे की दीवार बना के उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि अंदर एवं बाहर की दीवारों की मोटाई समान रखनी होती है। अब क्या है कि घर या कोई भी संरचना में जो अंदर दीवारें बनती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, अगर वो लोड नहीं ले रही हैं तो उनको आप पतली भी बना सकते हो, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में सारी दीवारें जो हैं वो लोड लेती हैं। ठीक है, तो इसमें इस वजह से इसकी सारी जो दीवारें रहती हैं उनको एक मोटाई की बनाना पड़ता है, जबकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो बाहरी दीवारें होती हैं उनको आप मोटा बना दो और अंदर की जो दीवारें हैं जो सिर्फ पार्टीशन के काम आ रही हैं उनको आप पतला भी बना सकते हो, है ना। इसके बाद आते हैं कि जब भूकंप आते हैं या कंपन आते हैं तो उसमें जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर प्रभावित होता है, जबकि जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है वो कम प्रभावित होता है। इसके बाद जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर वो जो स्ट्रक्चर अगर ख़राब मिट्टी वाले क्षेत्रों में बन रहा है तो वहाँ के लिए ये संरचना सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी फाउंडेशन रहता है वो उसमें सेटलमेंट होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, वो भी इक्वल सेटलमेंट नहीं होता है इस वजह से। जबकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो है वो ख़राब मिट्टी में क्या करते हैं कि गहरी नींव, गहरे कॉलम अंदर तक डाले जाते हैं, जिससे जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी पकड़ बन जाती है और उसके बाद जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के कॉलम हैं उनको ऊंचाई तक बनाया जा सकता है। इस वजह से जो ख़राब मिट्टी है उसमें फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सर्वोपयोगी रहता है। तो ये थे आपके डिफरेंसेस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। थैंक यू।